हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद। हम जो आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इसके बारे में अपन प्रीवियसली थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे जब स्कूल लग रही थी उस समय पर, और कुछ पार्ट इसका रह गया था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार इसको स्टार्ट जो है शुरू से ही किया है, ताकि अगर कुछ चीज़ें अपन भूल गए होंगे, जो कि डेफिनेटली है, स्वाभाविक है, आप सभी मुझे पता है बहुत पढ़ते हैं, तो इस वजह से मैंने शुरू से ही ले लिया है इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स शुरू से कर रहे हैं इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 9 को थोड़ा फास्ट ले लेंगे। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स सबको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी एंड हाउ इट इज कैलकुलेट, इट विल बी कैलकुलेट बाय द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम द सरफेस। किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जैसे सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये मैग्नेटिक फील्ड है अब, और ये इसका एरिया वेक्टर है। ये क्या आता है, एरिया वेक्टर। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है ये बात। और एरिया जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो द एरिया एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन नॉर्मल, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल, नॉर्मल टुवर्ड्स दी नॉर्मल टू इट्स ज्योमेट्रिकल एरिया, नॉर्मल टू इट्स ज्योमेट्रिकल एरिया। इसके ज्योमेट्रिकल एरिया के क्या होता है बच्चों, ये नॉर्मल होता है हमेशा, नॉर्मल टू इट्स ज्योमेट्रिकल एरिया। ये यहां इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है जो गिवन है वो थीटा है। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम दिस ज्योमेट्री इज रिटन एज फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। पहली बात तो ये। यहाँ एक लाइन और दे रखी है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी गिवन एज। अगर मान लो कि आपके पास में कोई सरफेस है रैंडम, उस रैंडम सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है जो कि यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, ओके। अब इसका छोटा सा जो एरिया है इसका, इस छोटे से एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। उससे मैग्नेटिक फ्लक्स और जो आपका ये एरिया होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉर्मल टू दी सरफेस, और छोटा सा एरिया है डी ए, तो डी ए को ऐसे लिख देंगे। तो ये जो फील्ड लाइंस यहाँ से एंगल फॉर्म कर रही हैं, इनके बीच का ये जो बी है, ये बी है। तो बी वेक्टर और डी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा जाएगा स्मॉल सरफेसेस के लिए बी डॉट डी ए, और ये आ जाएगा छोटा सा फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द छोटा सा एरिया, राइट। तो ये डी फाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, डी फाई की वैल्यू, ठीक है, ये डी फाई होगा आपका। अब अगर अपन बात करें कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो है वो कौन सी क्वांटिटी है वगैरह वगैरह, उसकी अगर बात करें तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, ठीक है, आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बी डॉट ए हो गया। क्या हो गया बच्चों, बी डॉट ए। तो एक पहला नंबर का पॉइंट तो ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 2, इसका एसआई यूनिट जो होता है वेबर होती है इसकी। देखो बेटा, इस बार ये यूनिट्स और डायमेंशन सब याद करके जाना, क्योंकि आपको सबको पता है कि इस बार जो एग्जाम का पैटर्न होगा उसमें मेनली एमसीक्यूज और शॉर्ट टाइप आंसर पर ज्यादा फोकस किया जाने वाला है, ठीक है। उसी चीज को लेकर अपन एक महीने का एक रैपिड रिवीजन कोर्स भी डिजाइन किया है, और अपन उसको जल्दी ही वेडनेसडे से शायद इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उससे आपका पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा आपका, ना, वो अपन आपको बता देंगे किस तरीके से कैसे क्या क्या होने वाला है। तो इसका जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो क्या होता है, वेबर होता है। इसको अपन, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डब्ल्यूबी, वेबर, ठीक है। और वेबर के अलावा क्या होता है, बी का यूनिट होता है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में अगर इसका डायमेंशंस देखें, डायमेंशन, तो बताओ डायमेंशन कैसे लिखी जाएगी। डायमेंशन के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, टेस्ला का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। तो यहीं लिख देता हूं मैं, याद रख लेना कैसे निकालना है, इजीली याद रहेगा। F बराबर बिल, याद रखो, एक फॉर्मूला होता है F बराबर बिल, BIL, ठीक है, फोर्स ऑन लेंथ L। तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, B की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन
आई एल, आएगी कि नहीं आएगी? अब बताओ बी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए बी की यूनिट लिख दो, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। तो यहां पर न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो m1 L1 T-2 और डिवाइड एम्पियर का A1, मीटर का L1, मीटर का क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसको सोल्व करो क्या आएगा, m1 L0 T-2 और A-1 बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? अब बताओ यहां पर इस टेस्ला की डायमेंशन क्या लिखोगे, टेस्ला की डायमेंशन क्या लिखोगे बोलो, टेस्ला की बोरी m1 L0 T-2 A-1 मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं L2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, m1 L2 T-2 A-1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इसकी ऐसा यूनिट है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहीं साइड में लिख देता हूं, क्या नोट में सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां जगह नहीं है क्या? जगह नहीं है, यहीं लिख देता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? सीजीएस यूनिट होती है बच्चों मैक्सवेल, क्या होती है? मैक्सवेल याद रखना, सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? मैक्सवेल होती है। और एक वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? एक वेबर इज इक्विवेलेंट टू 1 वेबर इज इक्विवेलेंट टू 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ लिखा हुआ है, क्लियर है ना? 10⁸ मैक्सवेल। एक वेबर किसके बराबर होता है? 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, छोटी बात है, सिंपल है, लेकिन एग्जाम में आने की चांसेस जो हैं वो इस बार इन डायमेंशंस पर ज्यादा से ज्यादा बातें पूछी जानी है। अब आगे बढ़ो, आगे बात दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हमने क्या करे, 3 एक्सपेरिमेंट करे। तीनों एक्सपेरिमेंट को ध्यान से सुन लो। हमने क्या किया, एक सर्किट लिया, जिस सर्किट के अंदर कोई बैटरी नहीं लगा रखी, एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? गैल्वेनोमीटर। और क्या किया, उसके पास में एक बार मैग्नेट को लेकर आते हैं। किसको लेकर आते हैं? बार मैग्नेट को, जिसका नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल है, और ये क्या हो रहा है, v वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है। अब अपन ने कुछ काम किए वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट। क्या भैया, जब अपन क्या करते हैं, किसी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी कॉइल की तरफ लेकर आते हैं, तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। ये पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा। ये है बार मैग्नेट। जब हम किसी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसकी तरफ लेकर आते हैं, किसी कॉइल की तरफ लेकर आते हैं, जो कि ऐसे सर्किट में कनेक्टेड है जिसमें कोई बैटरी नहीं है, तो बिना बैटरी बिना सेल के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना, ये बात प्रूव कर रहा है, ये बात बता रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ जनरेट हो रहा है। भाई गैल्वेनोमीटर में कब डिफ्लेक्शन आता है? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तब आता है जब क्या होती है, जो करंट होती है वो पास होती है सर्किट से। तो सर्किट से करंट पास करने के लिए यहां पर कोई सेल या बैटरी तो है नहीं, तो फिर कैसे डिफ्लेक्शन आ रहा है? तो डिफ्लेक्शन आ रहा है किसकी वजह से? आप जब इस नॉर्थ पोल को इसकी तरफ लेकर आ रहे हैं, उसी वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो जब हम इसको पास लेकर आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, जब इसको दूर लेकर जाते हैं तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। बट जो अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है वो पहले के अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब जब पास ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, तो अब दूर ले जा रहे हैं तो मान लो किस में आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। तो ये बात प्रूव कर रही है कि जब जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट से निकलने वाली ये जो फील्ड लाइंस है, जब इन फील्ड लाइंस का नंबर इस कॉइल में से चेंज होता है, भाई जब ये दूर पड़ी होगी बार मैग्नेट, तो इसमें से मान लो ये 3 लाइनें जारी होंगी, ये 3 लाइनें जारी, लेकिन जैसे जैसे अपन इसको पास लेकर आएंगे तो ये सारी की सारी लाइनें इसमें से जाएगी। तो जैसे जैसे अपन फील्ड लाइंस का नंबर किसी कॉइल से इंक्रीज करते जाते हैं या डिक्रीज करते जाते हैं या चेंज करते जाते हैं, फील्ड लाइंस जो है कॉइल से जो एसोसिएटेड फील्ड लाइंस हैं उनके नंबर्स को आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। इंक्रीज करोगे तो एक साइड आएगा, डिक्रीज करोगे तो अपोजिट साइड आएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, यही काम नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल के साथ करें तो भी सेम फिनोमेना होने वाला है। और अगर हम
मैग्नेट को रेस्ट पे कर दे और कॉइल को मूव करें तो भी सेम फिनोमेना हमारे को मिलने वाला है। यानी कि अगर हम किसी भी टाइप से मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहां से निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकल रही है, इनका नंबर इस कॉइल से जो एसोसिएट हो रहा है, अगर उसको किसी भी तरीके से अगर अपन चेंज कर दें तो क्या होगा, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड सर्किट ऑफ गैल्वेनोमीटर G एंड अ कॉइल C। ये तो कॉइल होगी C, ये गैल्वेनोमीटर हो गया G। एज शोन इन फिगर, हियर कॉइल इज नॉट कनेक्टेड विद एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ, किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ सकता, अपने आप नहीं आ सकता, राइट। नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट एस्केप टुवर्ड्स द कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल रखा जाता है नॉर्थ पोल को। एज वी मूव नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, बट एज द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। बोलो, बात समझ में आ गई यहाँ पर? बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आना कि इसके बारे में कुछ लिखो, लेकिन हमें बेसिक तो पता होना चाहिए। इसके बाद इफ द मैग्नेट मूव्स फास्टर, अच्छा यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि अगर अपन मैग्नेट को थोड़ा फास्ट मूव कराते हैं, या भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, फॉर्मूला आएंगे तब और क्लियरिटी आ जाएगी भाई बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम मैग्नेट को फास्ट मूव कराते हैं टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मैग्नेट, रिलेटिवली लार्ज डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड, मतलब जो डिफ्लेक्शन आ रहा था गैल्वेनोमीटर का वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर अपन जो फिनोमेना कर रहे हैं चेंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस, बाय मूविंग अ बार मैग्नेट, what we do, actually we do the change in magnetic flux, if we do, the magnet moves faster towards or away from the magnet, relatively the large deflection is observed, okay। if the bar magnet is held fixed, बार मैग्नेट को फिक्स कर दें, and coil C is moved towards or away from the coil, same effects are observed, however when coil and bar magnet both remains stationary, galvanometer shows no deflection, यानी कि अगर आप दोनों को ही रेस्ट पे कर देते हैं तो फिर कोई डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है, ओके। अब क्योंकि आप ये बात जान चुके हैं कि डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो कोइल से जो एसोसिएटेड है उसको चेंज करोगे। आपने बार मैग्नेट रख दी, यहाँ कोइल रख दी, 3 फील्ड लाइंस इसको पेनिट्रेट कर रही है, 3 फील्ड लाइंस जा रही है, तो अगर अपन को या तो इसको 3 से 2 कर दो तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, या फिर 3 से 4 कर दो तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद कॉइल्स हैं उनका नंबर या तो इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो। इसके बाद नंबर आता है एक्सपेरिमेंट 2 का। एक्सपेरिमेंट 2 में अपन ने क्या किया, बार मैग्नेट विल रिप्लेस्ड बाय द अदर कॉइल, और अदर कॉइल में अपन ने क्या किया, भाई बार मैग्नेट एक्चुअली क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो हमें ओरस्टेड ने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया बच्चों, कि जो बार मैग्नेट थी, बार मैग्नेट को अपन ने रिप्लेस कर दिया किससे, एक कॉइल से, विच इज C2 कॉइल, एंड दिस वन इज C1 कॉइल। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, और इस बैटरी या सेल से क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, इस कोइल को इसकी तरफ लाएंगे और दूर ले जाएंगे, तो सेम फिनोमेना ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा, बोलो। बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है उनका नंबर इंक्रीज और क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो नंबर ऑफ पास ले जाओगे तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें तो फ्लक्स में चेंज करना है किसी भी तरीके से। अगर फ्लक्स में हम चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स इज नथिंग, इट इज द फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम द एरिया। फ्लक्स क्या है, किसी भी एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस ही क्या है, फ्लक्स है। तो ये जो फील्ड लाइंस इनका नंबर चेंज हो रहा है, दैट मींस फ्लक्स चेंज हो रहा है, एंड फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो उससे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ के इंडक्शन की वजह से गैल्वेनोमीटर जी में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। क्लियर होगी बात। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद अगर हम इन दोनों कॉइल को क्या कर दें, रिमेन्स स्टेशनरी, अगर ये दोनों क्या रहे, स्टेशनरी बनी रहे, तो फिर क्या होगा, फिर कोई डिफ्लेक्शन हमारे को दिखाई नहीं देगा। एक बार रीडिंग कर देता हूं मैं इसकी। इन दिस एक्सपेरिमेंट बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉइल सी कनेक्टेड विद अ सेल। भाई सेल तो जरूरी है ना, एक कॉइल में तो सेल लगाओगे तभी तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगी, तो ही तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। व्हेन कॉइल सी हैविंग करंट मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल सी, सेम इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड एज इन एक्सपेरिमेंट 1, मतलब जैसा एक्सपेरिमेंट में 1 हुआ था वैसा का वैसा ही होगा। रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉइल C1,
C1 connected with the cell when coil C1 having currents move towards or away from the coil C2, the same effects are observed in as in experiment 1. अब इसके बाद देखो ये C1 हो गई, ये C2 होगी, राइट? एक सेकेंड अपने नाम अलग कर दिए. इन दिस एक्सपेरिमेंट बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉइल C2 से रिप्लेस किया. भाई डायग्राम में जैसा है ना वैसा बता रहा हूं. C2 बार मैग्नेट की जगह C2 है with the cell when coil C2 having current moves towards or away from the coil C1. बेटा C2 को हटा, बार मैग्नेट की जगह C2 लाए ना अपन, इसलिए when a coil C2 is brought towards C1, galvanometer shows some deflection, and when coil C2 is brought away from C1, galvanometer shows deflection in opposite direction. If the coil C2 is held fixed and coil C1 moves, deflection is observed in a galvanometer. When both the coil C1 and C2 are held fixed, no deflection is observed in the galvanometer. ठीक है, अब आगे बढ़ो. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 3. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इसने फेराडे ने ये बताया कि अगर अपन क्या करें, अगर अपन दोनों कॉइल को फिक्स कर दें, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि वन ऑफ देम कॉइल इज मूविंग. ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि आप किसी ना किसी को मूव कराएं या उनके बिटवीन रिलेटिव मोशन हो. रिलेटिव मोशन का मतलब होता है दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो चेंज होनी चाहिए. भाई अगर मोशन हो रही है, जैसे ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये चल रहे हैं, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, जितना ये चल रहा है उतना ये चल रहा है, तो ये रिलेटिवली एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है. तो रिलेटिव मोशन होना बहुत जरूरी होती है. अभी ये दोनों हाथ चल रहे हैं, रिलेटिव मोशन कितनी है, 0 है. भैया हम अर्थ के रेस्पेक्ट में सारे के सारे रेस्ट पे हैं, बिकॉज अर्थ भी रोटेट कर रही है और हम भी उसके साथ साथ रोटेट कर रहे हैं. तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव जो आपका स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, 0 है. तो ठीक उसी तरीके से ये बोल रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि कोइल 1 और कोइल 2 या बार मैग्नेट 1 और कोइल के बिटवीन रिलेटिव मोशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है. भाई आप कोइल को, बार मैग्नेट को पास ला रहे हो, दूर ले जा रहे हो, कोइल को पास ला रहे हो, दूर ले जा रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है. आप उसके बिना भी ये फिनोमेना देख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देख सकते हैं. कैसे कि जब हम जस्ट की को प्रेस करते हैं किसी सर्किट में, जब हम की लगाते हैं तो की लगाते ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट 0 से I तक इंक्रीज होता है. अब इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस होना, इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट में आना. इलेक्ट्रिक, भाई हमने तो सेल लगा रखा है, एक सेल है, की लगाई, की को लगाई, जैसे की लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी. इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. अभी इलेक्ट्रिक करंट 0 थी, मैग्नेटिक फील्ड 0 था, फ्लक्स 0 था. आपने इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट की, अब इलेक्ट्रिक करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और फ्लक्स एसोसिएट विद द कॉइल विल बी फाई. इट फ्लक्स इंक्रीजेस 0 to फाई. अगर ये फ्लक्स 0 to फाई इंक्रीज हो रहा है तो अगर उसके सामने कोई दूसरी कॉइल पड़ी हुई है जिसमें केवल गैल्वेनोमीटर है, उसमें कोई सेल नहीं है, तो बताओ अगर फ्लक्स 0 से फाई अगर इंक्रीज होगा तो उस दूसरी वाली कॉइल के साथ क्या होगा, उसके अंदर इंडक्शन हो जाएगा. उसमें क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा. तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया कि द अबाउट 2 एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल एंड बिटवीन 2 कॉइल्स. ठीक है, 2 experiments involve relative motion between magnet and coil between 2 coils, but Faraday showed that for electromagnetic induction relative motion is not an absolute requirement. मतलब जरूरी नहीं है कि आप उनको मोशन में लाओ ही लाओ. If both coil C1 and C2 remains stationary and key connected to the coil C2 pressed, the momentary deflection in galvanometer, when the key is released there is again momentary deflection. मतलब जब अपन की प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट I तक इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड B तक इंक्रीज होगा, फ्लक्स 0 से फाई तक इंक्रीज होगा. हमें उससे मतलब नहीं है इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चेंज होना चाहिए. इसके बाद जब हम की को वापस रिलीज करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट I से वापस 0 होगी, मैग्नेटिक फील्ड B से 0 होगा, फ्लक्स फाई से 0 होगा. तो अपने आप फिर वापस वही फिनोमेना सेम रिपीट होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये वही बात बता रहा है कि इफ द बोथ कॉइल C1 एंड C2 रिमेन्स स्टेशनरी एंड द की कनेक्टेड टू द कॉइल C2, कॉइल C2 से कनेक्ट कर रखी है, C1 से कनेक्ट कर रखी है, कॉइल C2 है. इस बार यहां पर क्या है, C2 है, ध्यान रखना.
C2 है ना, C2 है, ऊपर भी C2 ही था, अब क्या कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो बताओ एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेस फ्रॉम द कॉइल the EMF is induced and electric current is produces and the galvanometer shows the deflection। ये कंक्लूजन है, ये बात यहां पर कह रहा है कि फेराडे एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। According to Faraday, when the magnetic flux associated with the coil varies, an EMF is induced, due to which a current is also induced. The phenomena of developing induced EMF in the coil due to variation in magnetic flux, due to variation in magnetic flux through the coil is called electromagnetic induction। इसी को electromagnetic induction कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट बात करते हैं फेराडे। भाई अभी तो हमने ये पढ़ा कि क्या एक्सपेरिमेंट हुए, हेनरी और फेराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, 3 आपके सामने। अब उन तीनों एक्सपेरिमेंट से समझकर उन्होंने, भाई आपने बोला कि सर ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमने बोल दिया मान लिया सर ठीक है ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी, डिफ्लेक्शन आगे आ गया। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ईएमएफ कितना पैदा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट जो पैदा हुई है उसकी वैल्यू कितनी होगी और वो किधर होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो फेराडे ने तो बताया मैग्नीट्यूड कि जो ईएमएफ पैदा होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, और फिर उसकी जो ईएमएफ जो पैदा होगा, इंड्यूस जो करंट होगी, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो किसने बताई, लेंज ने बताई। किसने बताई बेटा, लेंज ने। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फेराडे कहता है कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेस द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो इंड्यूस्ड, ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। यही फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड सर्किट, इंपॉर्टेंट है क्लोज्ड सर्किट, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं होगा तो ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगी। अरे किसी सर्किट में टूट रहा है, तार तोड़ दे बीच में से, तो हवा में थोड़ी इलेक्ट्रिक करंट पास होगी वे, तो क्लोज्ड सर्किट होना जरूरी है। वेरीज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in the circuit if the circuit is closed and induced current develops. Due to this induced EMF in the circuit, the induced current persists as long, induced current persist तब तक रहती है as long as the magnetic flux is varied, as long as the magnetic flux is varied, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट तब तक रहेगी जब तक आप क्या करोगे, बोलो फटाफट, जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहोगे तब तक आपको क्या दिखाई देती रहेगी वहां पर, तब तक आपको ये दिखाई देती रहेगी। समझ में आ गई बात। सेकंड लॉ के अंदर, फर्स्ट लॉ में तो ये बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकंड लॉ में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux associated with the coil. If induced EMF is denoted by E, then the mathematically it is given as, इसको ऐसे लिखा जाएगा, EMF का इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन कितना, d phi b, b इज मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, phi b अपॉन dt ऐसे लिखा जाएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर अ क्लोजली वुंड, मतलब पास पास लपेटे गए, क्लोजली वुंड कॉइल ऑफ n टर्न्स, वेरिएशन ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच टर्न इज द सेम। मतलब यह है कि अगर ये तो हमने निकाला है एक कॉइल के लिए, अगर ऐसे ही कॉइल को कितनी बार वुंड कर दिया जाए, n टाइम्स, अगर n टाइम्स रिपीट कर दिया जाए किसी कॉइल को, तो ईच नंबर ऑफ टर्न्स हैज सेम ईएमएफ, हैज सेम ईएमएफ। तो अगर एक टर्न से इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है तो n नंबर ऑफ टर्न से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो मल्टीप्लाई दिस थिंग a टू द n, मल्टीप्लाई, तो द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रहे हैं थ्रू कैपिटल N टर्न्स, तो अपन लिखेंगे E की वैल्यू, अब मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं, E की वैल्यू आएगी -n d phi अपॉन dt। सर ये माइनस कहां से आया, ये क्या है, तो ये माइनस बेटा जो है वो किसकी वजह से आता है, ये आता है साइन बताता है, ये नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताता है। और इसको जिसने एक्सप्लेन किया, द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन इज ड्यू टू द लेंजेस लॉ। तो अब अपना अगला टॉपिक क्या है, लेंज लॉ, के लेंज लॉ के अंदर क्या बताया गया उसको अपन समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, फ्रॉम फॉर्मूला phi इक्वल्स टू BA cos थीटा, BA cos थीटा,
बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द फॉलोइंग प्रोसेस। मतलब भाई आप ये बोल रहे हो ना कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगी, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये बता रहा है इन 3 पॉइंट्स के अंदर कि आप फ्लक्स को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। बताओ कैसे कैसे चेंज कर सकते हो। क्लियर दिख रहा है कि फाई है किसके बराबर, बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर किसके है, बी ए कॉस थीटा के। तो बताओ मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूं तो फाई चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बताओ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दो, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर अपन B को चेंज कर दें तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, अपन एरिया को चेंज कर दें तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। भाई एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर दो, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर अपन क्या कर दें, एरिया का इनके बीच का एंगल चेंज कर दें। एंगल कैसे चेंज हो सकता है, देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब क्या हो कि अगर अपन क्या करें, ये है कोई ज्योमेट्री और ये है उसका एरिया वेक्टर, ये क्या है उसका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है और ये इन दोनों के बीच का एंगल है, ये एरिया है और ये है बी वेक्टर। अब क्या हो रहा है, ये जो कोयल है, ये कोयल ऐसे लगातार चेंज होती जा रही है, ऐसे मुड़ती जा रही है, ऐसे मुड़ती जा रही है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कोयल अगर लगातार चेंज होती जाएगी तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। अरे यार अगर ये कोयल अभी ऐसे थीटा एंगल पर है, आफ्टर सम टाइम इफ दिस कोयल इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो थोड़ी देर बाद में ये घूमती घूमती ये जो है वो ऐसे हो जाएगी ना, एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगी। अभी एरिया वेक्टर और बी जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। अभी इनके बीच में थीटा एंगल था, अब एंगल 0 हो गया और फिर ये तो लगातार रोटेट होती जा रही है। तो आप थीटा को चेंज करके, एरिया वेक्टर को चेंज करके और बी को चेंज करके किसको चेंज कर सकते हो, फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। एक बार इसकी रीडिंग लगा लो फटाफट जल्दी से, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लेंज द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट प्रोड्यूस्ड इट। मतलब लेंज ये बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से होती है कि वो जो उनको जनरेट कर रहा है, जो उनको इंड्यूस्ड कर रहा है, वो उसका अपोज कर सके, वो उसका क्या कर सके बच्चों, अपोज कर सके। तो ये बात इसने लेंज लॉ ने बताई। अब इस लेंज लॉ के हिसाब से अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल सेट करते हैं और उसको समझते हैं इसने क्या कहा। देखो ध्यान से, नंबर 1, जैसे मान लो ये कोई कॉइल है, अब इसके इधर नॉर्थ पोल को लेकर आ रहे हैं, किसको लेकर आ रहे हैं, नॉर्थ पोल को, और ये इधर लेकर आ रहे हैं विथ सम स्पीड भी। अब क्या होगा, अब जैसे ही भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होगी, किसके अंदर से पास होगी, इस लूप के अंदर से पास होगी। अब बताओ जब इस पोल को इसकी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें से जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उनका नंबर इंक्रीज होगा, उनका नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उनका नंबर जैसे इंक्रीज होगा तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे ही उनका नंबर इंक्रीज होगा इसमें से जो है,
तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इस तरीके, लेंज बोल रहा है ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो उसके जनरेट होने का, उसके इंड्यूस्ड होने का अपोज कर सके। तो नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो इसका अपोज कैसे कर सकता हूं मैं इसके पास आने का अपोज इसको दूर भगाकर कर सकता हूं। तो इसको दूर भगाइए, तो इसको दूर भगाने का तरीका क्या होगा, नॉर्थ को कौन दूर भगा सकता है, नॉर्थ ही भगा सकता है। तो यहाँ किसका, यहाँ कौन सा पोल बना दो, नॉर्थ पोल बना दो। क्या बना दो यहाँ पर, नॉर्थ बनाओ, नॉर्थ। ये मैंने यहां पर क्या बना दिया, नॉर्थ बन गया, नॉर्थ। और नॉर्थ पोल बनाने के बाद में उसके ऊपर एरो लगा दो। देखो इधर ध्यान से एक बात, ये बात वैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड वाले में अच्छे से समझा चुका हूं तुम्हारे को। अगर इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से है, ये ऐसे है, अब ये बताओ ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे है, ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रही है, बताओ फटाफट जल्दी से, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है ना, तो कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक करंट अगर होगी तो अपन जब इसको देखेंगे तो हमें कौन सा पोल दिखाई देगा, नॉर्थ पोल। क्यों, क्योंकि आप देख लो ना, आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थंब को ओपन करो, ये थंब किसकी डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ही बाहर निकलती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कौन सा पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। अरे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। तो जब भी नॉर्थ पोल बनेगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हो, या इसका इनवर्ट, मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी तो नॉर्थ लिख सकते हैं, नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, रीजन बता रहा हूं ना यार। फिंगर्स को कर्ल करो, मैग्नेटिक थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किससे बाहर निकलता है, नॉर्थ पोल से ही बाहर निकलता है, इसलिए नॉर्थ बनाएंगे। और सेकंड थिंग क्या, अगर मान लो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट साउथ ऐसे है, तो यहाँ कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड किस में, नॉर्थ से तो बाहर निकलता है और साउथ में एंटर करता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ एंटर कर रहा है, तो साउथ पोल बनेगा। तो क्लॉकवाइज कौन सा पोल का फॉर्मेशन करता है, साउथ पोल का, और एंटी क्लॉकवाइज किसका फॉर्मेशन करता है, इसका। अरे क्लियर है। अब बात बताओ यहाँ पर, तो जब अपन नॉर्थ पोल को यहाँ पास में लाएंगे तो यहाँ नॉर्थ ही बन जाएगा, और नॉर्थ पोल बनना मतलब कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल बनना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल बनना मतलब ये। तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। तो बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर किधर है, इसमें एक इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जर्वर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो चीज एक तरफ से क्लॉकवाइज दिखती है वही चीज दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखती है। याद करो, मैंने आपको कॉपी के अंदर डायग्राम बनाकर बताया था ये। तो यहां पर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, ठीक है, यहां पर खड़ा हुआ है ये। अब इस ऑब्जर्वर को यहाँ डायरेक्शन ऑफ जो है इलेक्ट्रिक करंट कैसी दिखाई दे रही है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किस तरीके से आई वो आपको समझ में आ गया होगा, कि अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो इसको उसका अपोज करना है। अगर बताओ यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर मैं अगर इस नॉर्थ पोल को इससे दूर ले जाऊं तो बोलो क्या होगा। तो नॉर्थ पोल को जब आप दूर ले जाओगे तो इसमें से जो फील्ड लाइन पास हो रही थी उनका नंबर डिक्रीज होगा। मैंने कहा चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब इस बात से है कि फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है। तो बताओ फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो नॉर्थ दूर जा रहा है, हमें जो भी हो रहा है उसका अपोज करना है। तो नॉर्थ दूर जा रहा है, दूर जाने का अपोज कैसे होगा, उसको अट्रैक्ट कर नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करेगा, नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा सर साउथ पोल। तो यहाँ साउथ बना दो, और जब भी साउथ पोल बनेगा आप ऐसे बना दो ना, डरने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे बना दो, अपने आप पता चल रहा है। अभी मेरा पेन कैसे घूम रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज सेंस। तो यहाँ पर जो भाई जी खड़े हुए हैं ऑब्जर्वर हैं, ये ऑब्जर्वर, इन ऑब्जर्वर को ये चीज कैसी दिखाई देगी, कि कौन सी डायरेक्शन है, बोलो फटाफट जल्दी से। डायरेक्शन इनको दिखाई देगी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन दिखाई देगी, क्लॉकवाइज। अरे समझ में आ गई होगी बात मेरी। तो ये बात बताई किसने, लेंज ने। किसने बताई, लेंज ने। क्लियर। अब देखो, अगर इसकी जगह आपको साउथ पोल वगैरह दे दे तो क्या होगा, बताओ फटाफट। अगर मान लो यहां साउथ पोल दे दिया
ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर मान लो ये क्या दे दे आपको यहाँ पर कि साउथ पोल है, अब साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती हैं और ये इसकी तरफ आ रहा है, तो कुल मिला के ये फील्ड लाइंस इसके अंदर होंगी, मतलब ज्यादा नंबर होगा। अब ये इसके पास जा रहा है, हमें क्या है, चाहे पास जाए चाहे दूर जाए, उसका क्या करना है, अपोज करना है। क्या करना है, अपोज करना है। तो इसके पास आने का अपोज कैसे करोगे, इसके पास आने का अपोज सर हम ऐसे करेंगे कि इसको दूर भगाकर, पास आने का अपोज होता है दूर भगाकर, तो जब भी एस पास में आए तो एस बन जाएगा, एन पास आएगा तो एन बन जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा, एस अट्रैक्ट, एस रिपेल एस, ठीक है, सेम सेम को क्या करता है, रिपेल करता है। तो क्या होगा यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अगर इन भाई साहब से पूछेंगे आप कि बताइए सर आप कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, तो ये भाई साहब कहेंगे कि साहब हमारे को ये डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज सेंस में। और अगर मान लो कि इन सब प्रोग्राम को अपन ऐसा कर दें कि अगर मान लो कि ये कॉइल ऐसे है और साउथ पोल क्या हो रहा है, साउथ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, देन जब दूर जाएगा तो दूर जाने नहीं देना है, तो दूर जाने नहीं देना है, कैसे नहीं जाने देंगे, उसको अट्रैक्ट कर कर। तो अट्रैक्ट कौन करेगा, साउथ को नॉर्थ करेगा। कौन करेगा बच्चों, नॉर्थ। तो यहाँ नॉर्थ पोल बना दो, बात खत्म। और जब भी नॉर्थ बनेगा तो ये भाई साहब क्या बताएंगे, ये भाई साहब लॉकडाउन में पेट आ गया ना भाई साहब का, तो ये भाई साहब क्या बताएंगे, एंटी क्लॉकवाइज के इलेक्ट्रिक करंट कौन सी सेंस में बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बह रही है। अरे बात समझ में आ गई सबके यहाँ तक की। तो ये था लेंज लॉ के बारे में। अब आगे दे रखा है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो आपसे एक नंबर का सीधा सवाल पूछा जा सकता है, लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन, तो सीधा आंसर टिक करके आना है, एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज लॉ किस पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पर, ठीक है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ तो किस बात पर बेस्ड है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन चार्ज कंजर्वेशन एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यूज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बोल रहे हैं कि लेंज लॉ जो है इज ओबे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ऑब्वियसली जितने भी दुनिया के लॉज हैं सब एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, हैज टू बी फॉलो, ठीक है, उनको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं हमारे पास में जहां हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दें या क्रिएट कर लें। तो ये लॉ ये बता रहा है कि भाई जब आप किसी बार मैग्नेट को किसी कॉइल की तरफ लाते हैं तो नॉर्थ को पास लाने पे आप नॉर्थ ही क्यों बना रहे हो, आप ये क्यों कह रहे हो कि जब पोल पास में आता है तो वो उसको रिपेल ही करता है। समझ में आ गई बात। तो ये बात यहां पर ये बताई गई है इसके अंदर कि हम नॉर्थ को जब पास लाएं तो हम नॉर्थ को पास लाने पर उसमें अज्यूम कर लेते हैं कि साउथ बन गया। हम तो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ को पास लाने पे नॉर्थ ही बनेगा, नॉर्थ को पास लाने पे नॉर्थ ही बनेगा, नॉर्थ को दूर ले जाने पर साउथ ही बनेगा, मतलब अपोजिट पोल ही बनते हैं। अपोजिट पोल मतलब अपोजिट ही होता है, अपोज ही होता है, अपोजिट नहीं बोलना, गलत बोल रहा हूं मैं, सही है, अपोज होता है। चाहे आप नॉर्थ पोल को पास लाएं तो उसका भी अपोज होगा, नॉर्थ पोल को दूर ले जाएं उसका भी अपोज होगा, पास आने का और दूर जाने दोनों का ही अपोज होता है। नॉर्थ को पास लाते हैं तो नॉर्थ का अपोज नॉर्थ करेगा, नॉर्थ को दूर ले जाते हैं तो इसका अपोज कौन करेगा, साउथ करेगा। क्लियर हो गई बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोबारा, कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो कि नॉर्थ को पास लाने पर यहां पर नॉर्थ ना बन करके एस बन जाए तो सोचो क्या हो। तो जब नॉर्थ को पास लाने पर नॉर्थ की जगह अगर एस बन जाए तो सोचो क्या होगा। तो इस नॉर्थ को थोड़ा सा धक्का दें और यहाँ एस बन जाए तो एस तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो एस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन का फोर्स आ जाएगा और फोर्स जनरेट एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन जनरेट्स चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज होगा, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और स्पीड इंक्रीज होगी तो याद करो फैराडे के फर्स्ट लॉ में मैंने एक लाइन लिखी थी, क्या लाइन लिखी थी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट को इंक्रीज कर दें तो ईएमएफ जो है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। मतलब बार मैग्नेट को फास्ट मूव कराएं चाहे इधर तो ईएमएफ जो होता है वो ज्यादा इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है। वही बार मैग्नेट है, वही कॉइल है, एक तो धीरे धीरे ला रहे हो तो इसमें ईएमएफ कम होगा, लेकिन यही काम फास्ट करें तो इसमें ईएमएफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिर क्या होगा, नॉर्थ को पास में लाने पर माना साउथ बन गया, साउथ बनने की वजह से क्या होगा, ये नॉर्थ को तेजी से अट्रैक्ट करेगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसके अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की स्पीड बढ़ने से इसमें ईएमएफ तेज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है तो उससे हीट का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, H = I² RT,
तो यहाँ क्या हो जाएगी, आपने हीट जनरेट करा ली, एनर्जी जनरेट करा ली, एनर्जी को क्रिएट कर लिया, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर ये जो सब कुछ हो रहा है ये अगेंस्ट द एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। इसका मतलब जो आपका अजम्पशन है, व्हाट योर अजम्पशन इज, आवर अजम्पशन इज के नॉर्थ को पास लाने पर साउथ बन जाए, अपोज नहीं हो और उसका क्या हो, सपोर्ट हो, ऐसा हो जाए। तो ये जो अजम्पशन है वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो यही बताया गया किसके अंदर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ के कंजर्वेशन के अंदर क्या बताया गया, यही बात बताई गई। तो सुनो ध्यान से, एक बार मैं इसकी रीडिंग कर देता हूं। ये बता रहा है लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भाई साहब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। इस बार एमसीक्यूज पर ही जोर रहेगा इनका, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर ही जोर रहेगा। एग्जाम इनको जल्दी कराना है, टाइम कम होगा, ठीक है। तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे अपन, उस पर 25-25 क्वेश्चन तो ABCD के तैयार करवा रहे हैं अलग से, और वो अपन वेडनेसडे से उसका जो है स्टार्ट करने वाले हैं। उसका जो जानकारी है वो आप सबको मिल जाएगी, है ना। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, लेट अस द इमेजिन दैट नॉर्थ पोल of a magnet moves towards the coil and the direction of induced current is such that plane of coil towards magnet behaves as south pole। मतलब जब अपन नॉर्थ को लेकर आएंगे, जब हम नॉर्थ पोल को लेकर आए तो नॉर्थ बनता है, जब नॉर्थ को पास लाओगे तो नॉर्थ बनता है, लेकिन नॉर्थ ना बन करके साउथ बन जाए तो साउथ पोल एंड नॉट एज द नॉर्थ पोल एज डिस्कस्ड, मतलब जो हमने बोला था वो नहीं हो, तो द कॉइल अट्रैक्ट्स द मैग्नेट, कॉइल मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी एंड इट इज एक्सिलरेटेड, वो एक्सिलरेट होगी। ड्यू टू द एक्सिलरेशन द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ऑल्सो इंक्रीजेस which produces greater force, magnet and acceleration also increase, hence kinetic energy of magnet and rate of heat I square R। rate of heat, rate का मतलब होता है पर सेकेंड, तो हीट का फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और ये बोल रहा है रेट ऑफ हीट। क्या बोल रहा है बच्चों, रेट, तो रेट का मतलब हो गया टी की वैल्यू कितनी पुट कर दी, रेट का मतलब है T इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, T इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, आई स्क्वायर आर इन द कॉइल इंक्रीजेस, हैंस इफ इनिशियली वी पुश अ मैग्नेट स्लाइटली towards the coil its velocity and kinetic energy increases continuously without spending any energy। मतलब कोई एनर्जी नहीं लगाने के बाद में फ्री में एनर्जी प्रोड्यूस होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। which violates the law of conservation of energy, hence our imagination is wrong। ठीक है, और फिर सही इमेजिनेशन क्या है, सही इमेजिनेशन ये है कि इन द एक्सपेरिमेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी हैव सीन दैट फॉर कीपिंग द मैग्नेट इन मोशन एक्सटर्नल वर्क्स इज टू बी डन। मतलब अगर आपको मैग्नेट को ले जाना है तो नॉर्थ को जब आगे ले जाओगे तो वहां नॉर्थ बन जाएगा, तो वो उसको रिपेल करेगा, आगे नहीं जाने देगा। तो अगर आप फिर भी चाहते हो उसको आगे ले जाना तो एन एक्सटर्नल वर्क इज हैज टू बी डन। यहां पर आपको करना पड़ेगा अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो गया मतलब नॉर्थ पोल के अगेंस्ट नॉर्थ को ले जाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड इन वर्क, जो आप एनर्जी खर्च कर रहे हो वहां ले जाने में, इन वर्क इट कन्वर्ट्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हमें दिखाई दे रही है, और वही इंड्यूस करंट आप जितना वर्क कर रहे हो वो ईएमएफ के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कैलोरीमीटर में, उसी हिसाब से डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है। तो मैकेनिकल वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड बाय द जूल। ठीक है, हीटिंग ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, हैंस लेंज लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर होगी बात। तो ये लेक्चर अभी तो अपन इसको अपलोड कर रहे हैं यहां तक का। कुछ बच्चे उस टाइम पे शायद पेपर की वजह से भी एब्सेंट थे, तो वो बच्चे इस लेक्चर को ध्यान से देख लें, ठीक है। और आपके पास में नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको दिन में अवेलेबल हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको एक मैसेज आया होगा, उसको सेव कर लें। जितनी भी आगे की इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग फर्दर क्रैश कोर्स जो आपके एग्जाम होने वाला है 2021 राजस्थान बोर्ड का, उसका जो नया पैटर्न होगा उस पैटर्न के ऊपर और सारी बातें अपन करेंगे। वेडनेसडे से उस कोर्स को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और केसीपी का जो अपना कोटा कैरियर पॉइंट का एप्लीकेशन है वो आपके आ चुका है प्ले स्टोर पर, तो ठीक है, उसको एक बार डाउनलोड तो आप कर लेना, यूजर आईडी वगैरह आप क्रिएट कर लेना। और अभी इस लेक्चर को आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको
अभी दिन में मिल जाएगा और उसका नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ओके, इसको अपन आगे करते हैं थोड़ी देर में, एक शॉर्ट इसको पीरियड में कर लेते हैं ताकि आपके भी प्रॉब्लम नहीं हो इसको कंप्लीट करने में। ओके, थैंक यू।